उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लाइव है, क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुनवाते हैं। पर्यावरण संरक्षण के प्रति जो हमारे देश की दुनिया के लिए प्रतिबद्धता है, वो प्रतिबद्धता व्यक्त की है और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भारत से जो कार्बन उत्सर्जन को खत्म करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए पंचामृत कार्य योजना के तहत भारत में वर्ष 2030 तक 500 गीगावाट नवीनीकरण ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य रखा है। इसके साथ ही एक लंबी दीर्घकालिक योजना 2070 तक 2070 तक देश को नेट जीरो यानी कार्बन न्यूट्रल बनाने का भी लक्ष्य रखा गया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हाइड्रो उत्पादन और उद्योगों में जो स्वच्छ ऊर्जा है उसको बढ़ावा देने हेतु राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन की शुरुआत के साथ ही ऊर्जा दक्षता ब्यूरो इसकी भी स्थापना करने का काम किया है और आज प्रधानमंत्री कुसुम योजना के तहत किसानों को सौर पंप, सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना के लिए जो सब्सिडी प्राप्त हो रही है, समर्थन प्राप्त हो रहा है, जिससे कृषि क्षेत्र में जो हमारी रिन्यूएबल एनर्जी का उपयोग है वो तेजी से बढ़ रहा है। भाइयों बहनों, हमारे प्रदेश में सौर ऊर्जा और जल विद्युत के क्षेत्र में, हाइड्रो के क्षेत्र में असीम संभावनाएं हैं। प्रदेश में सौर ऊर्जा की अधिकतम परियोजनाओं को स्थापित करने के लिए हमारी सरकार पिछले सालों में नवीन सौर ऊर्जा नीति हमने बनाई है और समय समय पर उस नीति में हमने संशोधन भी किया है। मतलब अनेक जो हितधारक हैं उन हितधारकों के साथ हमने बैठक की है, उनके विचार जाने हैं, उनके सुझाव लिए हैं और जहां पर नीति में शिथिलीकरण करना है या कोई नई चीज जोड़नी है वह भी हमने स्वीकार करने में कोई देरी नहीं की है। हमने 2000 वर्ष 25-26 तक राज्य के सभी शासकीय भवनों पर सोलर प्लांट स्थापित करने का लक्ष्य रखा है और हमारे इस वर्ष के सामान्य बजट में उसमें बजट की भी हमने प्रावधान कर दिया है। 100 करोड़ की धनराशि का प्रावधान हमने इस साल के बजट में किया है। आपको पता है मंत्री जी, पता है 100 करोड़ रुपए के बजट रखा है, जो अभी आप कह रहे थे ना रखा, इनके ऑफिसों में नहीं लगा है। हाँ नहीं, इनके ऑफिसों में मैंने कहा कि मैंने बजट की बात नहीं करी। नहीं बजट नहीं, मैंने कहा कि अभी मंत्रियों के आवास में प्रथम चरण में नहीं, मंत्रियों का तो चलिए मंत्री लोग खुद ही लगाएंगे और क्या लगवाएंगे, विधायक लोग भी लगवाएंगे, सब लोग लगवाएंगे। अभी क्या हमारे सरकारी कार्यालयों में, और मैंने भी ये चूंकि आज तो ये बैठक हो रही है लेकिन एक दिन मैंने श्री मीनाक्षी सुंदरम जी और रंजना जी ये सब लोग बैठक में थे और ये मैं आज से लगभग 1 साल 1.5 साल पहले से ये बात बार बार आप लोगों से अनुरोध कर रहा था कि आप मुख्यमंत्री ये जो आवास है इसमें और जो मेरा जो निजी आवास है वहाँ पर भी, क्योंकि जो भी उसकी फीस देनी होगी वो हम जमा करेंगे, लेकिन आप इस प्रकार का प्रावधान करते हैं। वो केवल इसलिए नहीं कि यही इसकी शुरुआत यहाँ से होनी चाहिए या लोग इसको देखते हैं तो उससे कहीं ना कहीं वो अपने यहाँ भी लगाने के लिए जो है कहीं ना कहीं जागरूकता बढ़ती है। और ये बात बिल्कुल ठीक है, मंत्री जी जो कह रहे थे कि आप लोगों के कार्यालय में ये सब लगेगा तो कहीं ना कहीं लोगों को इससे प्रेरणा मिलेगी कि हमको भी अपने यहाँ लगाना है। और जो हमारे यहाँ ऊर्जा की जो खपत है और ऊर्जा का उत्पादन है उसमें बहुत बड़ा अंतर है, 40-60 का रेशियो है जो हमारा उत्पादन और खपत के बीच में। तो इस खपत और उत्पादन के बीच का जो बड़ा गैप है, उस बड़े गैप को पाटने के लिए भी, उसको बराबर करने के लिए भी ये ऊर्जा, ये नवीनीकरण ऊर्जा, ये हमारी रिन्यूएबल एनर्जी, इसका बहुत बड़ा योगदान हो सकता है। और बड़ी हर्ष का विषय है कि आज हम प्रदेश के 27 शासकीय भवनों में कुल 1.26 मेगावाट क्षमता के सोलर प्लांट का लोकार्पण आज कर रहे हैं, आज किया है हम लोगों ने।
यह पहल हमारे प्रदेश को हरित ऊर्जा प्रदेश बनाने की दिशा में एक मील का पत्थर साबित होगी और हमारी जो भावी पीढ़ियों के लिए भी एक स्वस्थ एवं स्वस्थ पर्यावरण आने वाले समय में सुनिश्चित होगा और इकोलॉजी में एक बड़ा योगदान होगा। राज्य में रूफटॉप सोलर प्लांट लगाने को बढ़ावा देने के उद्देश्य से केंद्र और राज्य सरकार की तरफ से 70% सब्सिडी का भी प्रावधान किया गया है। 70% सब्सिडी भी दी जा रही है। पीएम सूर्य घर योजना के तहत रूफटॉप सोलर प्लांट की स्थापना के लिए अभी तक 734 लाभार्थियों को 3.3 करोड़ 72 लाख का अनुदान अभी तक दिया जा चुका है। इसके साथ ही घरेलू और गैर घरेलू उपभोक्ताओं के लिए सोलर प्लांट हीटर संयंत्र की स्थापना पर भी 30 से। तो अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सुन रहे थे। वहीं खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात यूपी की सियासत से जुड़ी बड़ी खबर की कर लेते हैं। इंडिया गठबंधन में दरार सामने आने लगी है। सपा को राष्ट्रीय दल बनाने के लिए अखिलेश यादव जहां कवायद तेज कर रहे हैं, महाराष्ट्र और हरियाणा में हिस्सेदारी का दावा कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस की तरफ से समाजवादी पार्टी को खारिज किया जा रहा है। कांग्रेस नेता दीपेंद्र सिंह हुड्डा का इस दौरान बयान सामने आया है, जिसमें दीपेंद्र सिंह हुड्डा कह रहे हैं कि हरियाणा में समाजवादी पार्टी का कोई भी जन आधार नहीं है। तो सीटों के बंटवारे को लेकर अब टकरार समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में शुरू हो गई है। तो जहां एक तरफ अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, उनकी जो नीति है एक हाथ से लो दूसरे हाथ से दो की नीति आगे वो बढ़ा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने साफ तौर पर कांग्रेस को संकेत दिए थे कि अगर कांग्रेस को उपचुनाव में सीटें उत्तर प्रदेश में चाहिए तो उन्हें महाराष्ट्र और हरियाणा में सीटें समाजवादी पार्टी को देनी होगी, जिसके बाद लगभग लग रहा था कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच सीट शेयरिंग तय मानी जा रही है। वहीं अब दीपेंद्र सिंह हुड्डा के बयान ने पूरी तरह से सियासत गरमा दी है। समाजवादी पार्टी का हरियाणा में कोई जनाधार नहीं है। राष्ट्रीय स्तर पर हमारा गठबंधन है। उस गठबंधन की मैं समझता हूं कि उस गठबंधन के अनुरूप कोई बात होती है तो उस पर क्या विचार पार्टी का बनता है समय बताएगा। लेकिन आज हमारा प्रदेश स्तर पर समाजवादी पार्टी के साथ अभी फिलहाल कोई गठबंधन नहीं है और समाजवादी पार्टी का कोई जनाधार भी हरियाणा में नहीं है। सीधा रुख कर लेते हैं ज्यादा जानकारी के लिए स्टेट कोऑर्डिनेटर अनिल पाठक जी का। अनिल पाठक जी, जिस तरह से अखिलेश यादव कवायद यही कर रहे हैं कि किस तरह से समाजवादी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी बनाया जा सके, और जो नीति उन्होंने चलाई कि एक हाथ से लो दूसरे हाथ से दो, इस नीति के तहत आगे भी बढ़ रहे हैं। माना यही जा रहा था कि शायद सीट शेयरिंग को लेकर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में बात लगभग तय है। वहीं यहां पर दीपेंद्र सिंह हुड्डा के बयान ने पूरी तरह से सियासत गरमा दी है। देखिए रिया जी, जिस तरह से हरियाणा के जो दिग्गज नेता हैं दीपेंद्र सिंह हुड्डा, ये कांग्रेस के सांसद हैं तीसरी बार के, इन्होंने साफ कर दिया है कि समाजवादी पार्टी का हरियाणा में कोई जनाधार नहीं है। स्पष्ट हो चुका है कि कांग्रेस की तरफ से एक तरह से मना कर दिया गया है सीट शेयरिंग को लेकर हरियाणा स्टेट में। हालांकि अखिलेश यादव की जो मंशा है, जो समाजवादी पार्टी की तरफ से कवायद चल रही है, वो है पार्टी को राष्ट्रीय स्तर की पार्टी बनाने के लिए। अभी समाजवादी पार्टी ने मुंबई में अधिवेशन भी किया है और एक हुंकार भी भरी है महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव को लेकर के, और दावा किया है हरियाणा और महाराष्ट्र में सीट में हिस्सेदारी को लेकर के। लेकिन हरियाणा से वो खारिज होती नजर आ रही है, लेकिन महाराष्ट्र में अभी संभावना बनी हुई है, क्योंकि महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी के 2 विधायक मौजूदा वक्त में चुनाव जीते हैं। जी बिल्कुल अनिल जी, जिस तरह से हरियाणा में लेकिन दीपेंद्र सिंह हुड्डा का बड़ा बयान सामने आया है कि हरियाणा में समाजवादी पार्टी का कोई जनाधार नहीं है, क्या माना जाए कि हरियाणा में सीट को लेकर यहां पर बात अटकती हुई नजर आ रही है? और यह भी कि अगर हरियाणा में बात अटक रही है तो क्या यूपी में जिस तरह से बात चल रही थी, चर्चाएं चल रही थी कि शायद 2 सीटें कांग्रेस को दी जा सकती है, क्या वो सीटों का नंबर भी यहां पर समाजवादी पार्टी घटाएगी? देखिए रिया जी, उत्तर प्रदेश और हरियाणा को लेकर के वो खटपट की आवाज जो है सुनाई पड़ने लगी है। उत्तर प्रदेश में बाई इलेक्शन होना है 10 सीटों पर,
यहाँ पर कांग्रेस 4 सीटों पर दावा ठोंक रही है, लेकिन समाजवादी पार्टी जो है फिलहाल अभी केवल 1 सीट देने के मूड में है। वहीं अगर हम बात करें हरियाणा में, तो समाजवादी पार्टी चाहती है कि हरियाणा में उसे कुछ सीटें मिले, लेकिन कांग्रेस के जो दीपेंद्र हुड्डा हैं, कद्दावर नेता हैं, सांसद हैं मौजूदा समय के, इनके पिता भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो है मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, उन्होंने खारिज कर दिया है समाजवादी पार्टी के दावे को। ये कहते हुए खारिज किया है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन है वो जो है राष्ट्रीय स्तर पर था। जहां तक अगर राज्य की बात करें तो फिलहाल गठबंधन के आसार जो है वो हरियाणा राज्य में देखने को नहीं मिल रहे हैं। बिल्कुल, यानी सीट शेयरिंग को लेकर अब समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच दरार दिखना शुरू हो गई है, टकरार शुरू हो चुकी है। क्या माना जाए इस टकरार के बाद, जिस तरह से अभी बात फिलहाल के लिए नहीं बन रही है और महज 2-3 महीने बाद हरियाणा, महाराष्ट्र, इन सभी तमाम राज्यों में विधानसभा चुनाव है। अनिल पाठक जी, क्या माना जाए इसके बाद किस तरह से समीकरण यहां पर बदल सकते हैं? देखिए रिया जी, अब कुछ दिन पहले ही कांग्रेस की तरफ से स्पष्ट किया जा चुका है कि सीट शेयरिंग को लेकर के अखिलेश यादव की जो वार्ता होगी वो राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस के खड़गे जी से और राहुल गांधी जो नेता प्रतिपक्ष हैं लोकसभा में उनसे होगी। लेकिन फिर भी जो प्रदेश अध्यक्ष के नेता हैं जैसे दीपेंद्र सिंह हुड्डा, उनकी तरफ से जो बयान आया है उसको पूरी तौर से तो नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। लेकिन फिर भी जो पहले भी कहा जा चुका है कि अखिलेश यादव की वार्ता वो अखिलेश, वो खड़गे और राहुल गांधी से सीधे होगी, तो जिसके आधार पर अभी संभावनाओं को खारिज नहीं किया जा सकता है। अभी गठबंधन बिल्कुल, लेकिन हालांकि ये चीज भी साफ हो गई है कि सीट शेयरिंग को लेकर खटपट अब दोनों ही पार्टियों के बीच शुरू हो चुकी है। हालांकि उसके बाद किस तरह से बात बनती है या नहीं बनती है, और अगर बनती है तो कितनी सीटों पर बनती है, उस पर सभी की निगाहें। अनिल पाठक जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात जयपुर की कर लेते हैं। जयपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, राजस्थान विश्वविद्यालय में छात्रों का प्रदर्शन लगातार जारी है। छात्र संघ चुनाव बहाल कराने की छात्र मांग कर रहे हैं। बड़े आंदोलन की इस दौरान छात्रों ने चेतावनी दी है। तो प्रदेश के विश्वविद्यालयों में छात्र संघ चुनाव कराए जाने को लेकर छात्र नेता लगातार आंदोलन कर रहे हैं। इस दौरान राजस्थान विश्वविद्यालय के छात्रों ने यूनिवर्सिटी में छात्र संघ चुनाव बहाल कराने की मांग को लेकर आंदोलन किया और छात्र संघ चुनाव को बहाल करने के लिए मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा को छात्र नेता अपने खून से पत्र भी लिखेंगे। प्रदर्शन को देखते हुए 5 थानों का पुलिस इस दौरान कैंपस के भीतर और बाहर तैनात किया गया है। उग्र प्रदर्शन को देखते हुए राजस्थान यूनिवर्सिटी में पहली बार वाटर कैनन गाड़ी भी मंगवाई गई है। हालांकि पुलिस ने इसका प्रयोग अभी तक नहीं किया है। इस आंदोलन की मांग राजस्थान विधानसभा में युवा विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने भी उठाई थी। वहीं इस दौरान सांसद हनुमान बेनीवाल ने कहा कि मुख्यमंत्री छात्रों के इस आंदोलन को हल्के में नहीं ले, क्योंकि राज्य की युवा शक्ति ने एक राय होकर आंदोलन किया तो सरकार उसे संभाल नहीं पाएगी। तो राजस्थान विश्वविद्यालय में छात्र जो है लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और बड़े आंदोलन की चेतावनी भी दे रहे हैं। सीधा रुख कर लेते हैं कुलदीप सैनी का। कुलदीप, जिस तरह से छात्र संघ चुनाव कराने को लेकर छात्र जो है वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, बीते दिन हमने देखा किस तरह से लाठीचार्ज भी उन पर होता है। अभी क्या जानकारी, क्या अपडेट आपके पास? देखिए, राजस्थान विश्वविद्यालय में अभी मौजूद है और छात्र संघ चुनाव की बहाली को लेकर लगातार ये विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। राजस्थान में पिछले 4 साल से छात्र संघ चुनाव नहीं हुए, जिसके विरोध प्रदर्शन के चलते छात्र एकत्रित हुए, लाठियां बरसाई गई छात्रों पर और आज खून से पत्र लिखकर मुख्यमंत्री राज्यपाल को चुनावों की बहाली को लेकर मांग की जा रही है। हमारे साथ मौजूद है यहाँ छात्र संघ चुनाव को लेकर जो छात्र है जिन्होंने अपने खून पे मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर छात्र संघ चुनाव की बहाली को लेकर कहा है। क्या कुछ मांगे रहते हैं, क्या अभी तक आज लगातार हम छात्र चुनाव की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं? 2 दिन पहले तो जिस प्रकार से पुलिस ने लाठीचार्ज करा राजस्थान विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार पर, छात्र के हाथ तोड़ दिए, पैर तोड़ दिए, सर फोड़ दिए गए, फिर भी आम छात्र चाहता है पहले चुनाव हो, विश्वविद्यालय हर कर्मी है इसलिए छात्र चुनाव सरकार को सरकारी अनुरोध कर रहे हैं और आप घोषणा करें
प्रकार के आपत्ति पूर्ण ज्ञापन दे रहे हैं, लेकिन हम संवेदनशील तरीके से माननीय मुख्यमंत्री से मांग करते हैं कि आप संवेदनशीलता का परिचय दे तो शासन चुनाव की बहाली की घोषणा करें। विधानसभा में तमाम जो नेता बैठे हैं वो भी छात्र संघ चुनाव से निकल गया, जैसे प्रदेश के हम बड़े बड़े नेताओं को देखता है। अब चुनाव की रोक कैसे देखें? देखिए सबसे बड़ी बात है कि सरकार उन्हीं लोगों से डर रही है जो छात्र संघ चुनाव से निकले। उन लोगों के सवालों के जवाब विधानसभा में जो पर्ची के द्वारा मनोनीत होते हैं उन लोगों से दिए नहीं जा रहे, क्योंकि वो छात्र संघ चुनाव से निकले, उन्होंने सड़कों पर संघर्ष देखा है, सड़कों पर लाठियां खाई है। आम छात्र जो 500 किलोमीटर दूर से आके विश्वविद्यालय में एडमिशन लेता है उनकी सेवा की है। एक छात्र नेता 5 साल तक सेवा करता है तब जाकर छात्र संघ चुनाव लड़ने के योग्य होता है। तो छात्र नेता जो नेता बनता है वो सेवा का भाव जानता है। उन्हीं लोगों से सरकार डर रही है। सरकार में डर ये है कि उनके जो बेटे बेटियां हैं वो बड़े बड़े यूनिवर्सिटियों में पढ़ रहे हैं, आराम से ऐसे आराम की जिंदगी दी है, उन्होंने कभी ऐसी के बाहर कदम नहीं रखा। उन लोगों के लिए राजनीति और मुख्य राजनीति में आने का रास्ता बंद हो जाएगा जब ये छात्र संघ चुनाव वाले लोग आगे बढ़ जाएंगे। इसलिए सरकार डर रही है वो छात्र संघ चुनाव ना करवाने के पक्ष में है। बड़े बड़े नेता हनुमान बेनीवाल और रविंद्र सिंह भाटिया मांग भी कर रहे हैं, लेकिन उनकी बात न मानकर विधानसभा में उन बातों को दरकिनार किया गया। अब राजस्थान के साथ साथ मध्य प्रदेश की भी बातें उठ रही है कि मध्य प्रदेश में भी छात्र संघ चुनाव नहीं है। क्या ये भाजपा शासित राज्यों में ऐसा है? बिल्कुल भाजपा शासित जितने भी प्रदेश है वहाँ छात्र संघ चुनाव नहीं है। और पूर्ववर्ती सरकार ने जब कांग्रेस की सरकार थी उस समय छात्र संघ चुनाव सिर्फ उस वक्त में न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू हुई थी और कुछ ने जो गलत रिपोर्ट की जो गलत रिपोर्ट की उसके बिहार पे अशोक गहलोत जी ने छात्र संघ चुनाव की रोक लगाई और उन्होंने इस बात का स्पष्टीकरण भी कर दिया 5-7 दिन पहले ट्विटर पे और फिर बार बार से मुख्यमंत्री से मांग कर रहे छात्र संघ चुनाव की घोषणा की जाए। और अब बात हनुमान बेनीवाल की करें, हनुमान जी ने लगातार पिछले साल 1 वर्ष हमारे साथ 1 महीने आंदोलन किया और वो बार बार छात्र संघ चुनाव की मांग करे। जब राज्यपाल का अभिभाषण हो रहा था विधानसभा सदस्यों के विधायक थे जबकि उन्होंने छात्र चुनाव की घोषणा वो मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन नहीं सर कैसे निकल जाओगे? छात्र चुनाव इसलिए होने चाहिए जो नेता निकलते हैं वो कहीं न कहीं प्रदेश का नेतृत्व करने में सक्षम होते हैं, युवाओं का नेतृत्व करने में सक्षम होते हैं और मजबूत होते हैं। इसके लिए कहीं न कहीं सरकार इसलिए डर रही है, उनको सरकार सता रहा है कि हमारे जो पिता बेटे हैं वो हमारे किस राजनीति में आगे नहीं बढ़ पाएगा, शासन के नेता आगे तो कहीं न कहीं हमारा दमन हो जाएगा। इस चक्कर में शासन चुनाव पर रोक लगाई हुई है। चुनाव को लेकर सचिन पायलट को कौन किधर देख रहे हैं आप? देखिए प्रदेश की कांग्रेस सरकार का एक एक व्यक्ति चाहे वो पायलट साहब हो चाहे गोविंद सिंह डोटासरा हो वो छात्र संघ चुनाव चाहते हैं। उन्होंने यहाँ छात्र चुनाव की गरिमा को जी बिल्कुल कुलदीप, यानी कि यहाँ पर छात्र जो है अपनी आवाज बुलंद करते हुए साफ तौर पर नजर आ रहे हैं और छात्र संघ चुनाव जल्द से जल्द कराने की मांग कर रहे हैं। हालांकि प्रशासन और सरकार कब इनकी मांग सुनता है, क्या कुछ उसके बाद होता है, उस पर सभी की निगाहें। कुलदीप बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहे हमारे साथ।